Yes, myself. Yes, myself, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। मैं आज आपको DLED 4th सेम के बच्चों को पाठ नंबर जो आपका 5 में मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पर आपकी यह जो मातृभाषा जो है यह नहीं बोली जा रही हिंदी आपकी, तो वहाँ पर जो प्राध्यापक जो जाएं, वहाँ पर जाने के बाद प्राध्यापकों को जहाँ पर मातृभाषा का बोलचाल नहीं है, मातृभाषा जहाँ पर नहीं बोली जाती है, वहाँ के प्राध्यापकों के लिए क्या क्या विचार बताए हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, पाँच नंबर तक हम आपको बता दिए थे कि कहाँ कहाँ पर छात्र परसर्गों के विषय में प्रयोग विनिमय की प्रवृत्ति दिखाते हैं, और यदि ऐसा हो तो प्रयोगाभ्यास तथा दोषों को दूर करके हमको उन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, है ना। पॉइंट नंबर आपका जो 6 है वह यह बोलता है कि का की विषयक त्रुटियां लिंग ज्ञान के दो स्वरूप होती हैं। अतः जो भी आपका शब्दकोश हो या जो भी पाठ हो, वह पढ़ाते टाइम बालकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा आपका पुल्लिंग है ना। ये चीज बिल्कुल ध्यान रहे कि उनको कहां पर का कहना है और कहां पर कहना है की, है ना। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो ध्यान है वह बालकों को देना चाहिए। यह आपका पॉइंट नंबर 6 आपका बताता है, क्योंकि आप अगर ये देखिए बिहार साइड में है, तो बिहार साइड में पहुंचने के बाद वहां पर हमको ये चीज महसूस होती है कि वहां पर जो व्यक्ति पुल्लिंग है तो आपका स्त्री लिंग में बोलता है ना। और ज्यादातर कई प्रदेश ऐसे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल है, तमिल है, वहां के जो लोग हैं वह जब मातृभाषा में बोलते हैं तब वह ये लिंग संबंधी दोष बहुत ज्यादा करते हैं। पापा गई, है ना, मम्मी आ गया, भाई गई, बहन आएगा, है ना। तो वो भाई को गई और बहन आएगा, तो यह जो दोष है वह बालकों को और प्राध्यापकों को नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है कि हिंदी में के मतलब होता है ना, के का जो विशेषण है, श्याम के, राम के, दाम के, तो के का प्रयोग जो है विशेषण प्रत्यय तथा परसर्ग दोनों प्रकार से किया जाता है। जब वह विशेषण प्रत्यय के रूप में जब वह हम उसका प्रयोग करें तब वह क्या बन जाता है, के स्थान पर बन जाता है का, और वह का ही एक रूप होता है। शायद आपने अच्छा 5 या 4 में या 3 में वो आपने पाठ पढ़े होंगे, इसमें वो मात्राओं की आती है वो 12 कड़ी, का, की, के, कु, के, की, का, है ना, चा, चू, ची, ची, चे, है ना। तो वो क्या है कि वो जो मात्राओं की जो 12 खड़ी जो आती है वह बेशक पहले उसमें लगाओ के, लेकिन अगर हम विशेषण प्रत्यय के रूप में देखेंगे तो वह आपका का ही एक रूप है, का के ही वो रूप में की, के, कु, का, है ना। तो यह जो है का, की, के का जो है विशेष जब आपके होते हैं पद का जो लिंग वचन जो होता है वह लिंग वचन पर बहुत ज्यादा प्रभावकारी
दिखाई पड़ता है। और दोनों प्रकार के प्रयोगों में जब हम कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अभ्यास जब हम करें, तब हमें यह ध्यान होता है कि वह आपका अवयव ही दिखाई पड़ता है सब में, और दोनों प्रकार के तुलनात्मक प्रयोग का हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे दोनों ही प्रकार से जो बालक का जो मन है वह संपूर्ण हो जाए और बालक को सभी प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर जो है, पॉइंट नंबर 8वां कहता है, किसी विशिष्ट परिसर का अभ्यास का विषय न बनाकर सभी को अभ्यास करना चाहिए। मतलब यही नहीं है कि हम केवल सिंगल एक ही पॉइंट का बार बार अभ्यास करते रहें। हमें क्या करना है कि हमको समय समय पर सभी वर्गों का और जो भी व्याकरण संबंधी जो कायदे हैं, नियम हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 आपका कहता है कि बालकों से हिंदी भाषा से मातृभाषा में तथा मातृभाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद के लिए कहना चाहिए, जिससे दोनों प्रसर्गों के प्रयोग का भेद बालक समझ पाए। मतलब जो भी आपकी भाषा हो, अगर आपकी भाषा पंजाबी है तो पंजाबी छात्रों को हिंदी में वाक्य बनाने को देना चाहिए, और फिर हिंदी से उनको पंजाबी में वाक्यानुवाद के लिए कहना चाहिए, ताकि वह एक दूसरी भाषा में वाक्यानुवाद करते समय दोनों भाषाओं में क्या फर्क होता है वह बालकों को समझ में पहुंच सके, वह समझ जाए। पॉइंट नंबर 10 कहता है, यदि दूसरी भाषा के रूप में बालकों ने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया है तो हमको कई विशेष ऐसी बातों का ध्यान हमको देना है। पहली बात क्या है, पॉइंट 10 में भी पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट है का गाना। तो पहला जो पॉइंट है आपका का, वह कहता है नुस्तरित वाक्य साचों की सहायता से मौखिक अभ्यास की प्रधानता की जाए। मतलब हम क्या करें कि वाक्यों का जो कैसे वाक्य बनते हैं उनके बनाने का क्या नियम है, यह हम बालकों को लिखित और मौखिक रूप में ज़्यादा हमें बताएं कि आपको ये प्रकार से वाक्य बनाने हैं। आपका पॉइंट नंबर जो दूसरा है वह उसका वह कहता है वाचन तथा लेखन का कार्यक्रम मौखिक कार्यक्रम के साथ साथ में ही किया जाना चाहिए। मतलब हम क्या करें, बोलें या अपनी कॉपी पेंसिल पे काम करें, लेकिन हम साथ साथ मौखिक रूप में भी उसको बोलते चलें ताकि हम उसको जान सकें और उसको समझ सकें। पॉइंट नंबर 3 अब कहता है व्याकरण तथा परसर्गों के प्रयोग का ज्ञान देने के स्थान पर अभ्यास पर बल दिया जाए, ताकि अभ्यस्त वाक्य साचों के सहारे गमन जो विधि है व्याकरण प्रत्ययों को समझ का विषय बनाया जाए, ना कि उनसे कहा जाए कि आप इसे रटिए। मतलब कहने का मतलब कि व्याकरण हो, चाहे आपके परसर्ग हो, चाहे प्रयोग के आधार पर ज्ञान देना हो, चाहे आपकी आगमन विधि हो, किसी भी विधि का प्रयोग करें, कोई भी हम परिभाषा का प्रयोग करें, लेकिन हमको क्या है कि व्याकरण को जानना है, सीखना है, ना कि हम उसको बस उसको याद करते रहें। तो याद करने से काम नहीं चलेगा, उसको जानना भी पड़ेगा कि वह क्या कहना चाहता है। पॉइंट नंबर आपका जो है कि प्रायोगिक व्याकरण पर बल दिया जाए, शास्त्रीय बने यथोचित में तुलनात्मक व्याकरण का भी सहारा दिया जाए। प्रयोगात्मक पर ज्यादा बल दिया जाए। प्रयोगात्मक व्याकरण होता है कौन सा शब्द कैसे बना, कौन से शब्द को जोड़कर कैसे बनाया, कौन सी इसमें संधि लगी, कौन सा इसमें समास लगा, यह हम ज्यादा ध्यान दें। बाकी जो साहित्य का जो शास्त्र जो कहता है, काव्य शास्त्र के जो नियम है वह हमें यहाँ पर लागू इतने नहीं करने चाहिए। हमको भाषा के प्रयोग स्तर पर व्याकरण पर ध्यान देना है, और दोनों व्याकरण तथ्यों के तुलनात्मक व्याकरण पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कर्ता ने कर्म को करण से यह सब वाक्यों को बच्चों को बार बार याद
रटवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही याद करते करते बालकों का जो कार्य में दोष पाया जाता है, गलतियां बच्चे कर जाते हैं, तो वह उसको वो ना कर रटे ना, बस वह उस चीज को सीखे कि कौन से के बाद में क्या आएगा, किसके बाद में कर पाएगा, के बाद आपका दूसरे जो व्याकरणिक पक्ष हैं वो दिए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बच्चों को ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 11 आपका कहता है कि प्रायोगिक व्याकरण पढ़ाते हुए छात्रों को परसर्गेतर शब्दों का अंतर अवश्य समझना देना चाहिए। कि मतलब जब हम छात्रों को कोई सा पाठ या कोई सी व्याकरण जब हम बताएं तो हमें ये बता दिया जाए, हम बच्चों को ये बताएं कि परसर्ग और जो उपसर्ग है या परसर्गों के बाद जो शब्द आते हैं वह कैसे हमें प्रयोग करने हैं और क्या क्या उनके बीच में भेद हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं, यह भी हमको बालकों को बताने ही पड़ेंगे। पॉइंट नंबर आपका जो 12 है वह कहता है कि द्वितीय भाषा के लिए हिंदी का ज्ञान देते समय पहले भाषा और फिर साहित्य का जो नियम है वह ध्यान में देना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है कि पहले हम वो ना करें कि बालकों को तुलसीदास बताने लगे, मैथिली गुप्त बताने लगे, नहीं, हमको साहित्य का ज्ञान नहीं देना है, हमको बालकों को व्याकरण का ही ध्यान देना है ताकि वो व्याकरण को पहले समझें, साहित्य को बाद में समझें। और हिंदी साहित्य को अगर वे ज़्यादा हमने ध्यान देंगे तो वह शीघ्र ही बालकों के लिए एक बोझ बन जाएगा और वह पाठ्य विषय के रूप में नहीं बना रहेगा। मतलब क्या है, ज़्यादा साहित्य पढ़ाएंगे, दोहे पढ़ाएंगे, कविताएं पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी परेशान होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या है कि हमको हिंदी भाषा का ज्ञान देते हुए भाषा केंद्रित साहित्य का ज्ञान और साहित्य को अध्यापन के लिए इन तीनों स्तरों में विभक्त करना चाहिए। मतलब कौन कौन से में भाषा ज्ञान, साहित्य केंद्रित साहित्य ज्ञान और साहित्य का अध्यापन ज्ञान, इन तीनों स्तरों में विभक्त करना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि भाषा पर छात्रों का जो एकाधिकार है, वह जो पकड़ है वह बहुत ही ज़्यादा होगी और बालकों को भाषा सीखने में, साहित्य सीखने में विधिवत कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और छात्र अपना कार्य करते जाएंगे। पॉइंट नंबर आपका जो है नेक्स्ट जो है वह कहता है कि प्रत्येक प्राध्यापक को और हिंदी अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को नए नए जो भी शब्द हों उनका ज्ञान होता रहे और भाषा सीखने पर वह नए वाक्यों पर वाक्यों के जो उनके जो वाक्यों का जो स्तर है उस पर ध्यान दें और बेस आपके जो है, आपकी जो बुनियाद, ये जो आपके जो वो हैं वर्ड आपके जो हैं, शब्द आपके जो है, वह भी हमें बालकों को बताना चाहिए ताकि बालकों का जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि हो सके। अच्छा, पॉइंट नंबर 14 कहता है कि हिंदी अध्यापक को यह शिक्षण भी ध्यान देना चाहिए कि भाषा का ज्ञान प्रदान कम और कौशल शिक्षण ज़्यादा हो। कि मतलब भाषा का ज्ञान कम है, उनको अभ्यासात्मक कौशल शिक्षण जो भाषा का है, अतः अभ्यास ही उसका ध्येय वाक्य होना चाहिए। मतलब नारा हो केवल इस बात का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। परंतु जितना भी वह अभ्यास पर कार्य करेगा उसकी भाषा उतनी ही शुद्ध और परिमार्जित होती जाएगी, चाहे वह भाषा को सीखने में 1 साल का समय ले जाए, 2 साल का समय ले जाए, 3 साल का समय ले। बालक बहुत ही शीघ्र भाषा को सीखता जाएगा अगर वह अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो पॉइंट नंबर आपका 15 कहता है कि द्वितीय भाषा के लिए हिंदी सीखने वाले छात्रों को संतोषजनक प्रयोगाभ्यास देने के लिए अनेक वस्तुओं के साथ निम्नलिखित सामग्री भी दी जानी चाहिए।
यहाँ पर क्या है कि मतलब वह कहना चाहता है कि जब हम दूसरी भाषा का ज्ञान बच्चों को दें, तब वो ज्ञान देते समय किस किस सामग्री की महत्व है, क्या क्या उनको देना चाहिए, किस किस सामग्री या समय हो। तो वह है पॉइंट नंबर का कहता है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के और हिंदी के संदर्भ में विभिन्न भाषाओं के प्रसर्ग विषय वाक्यों की सूचियाँ बनाई है। हमने आपको एक बताया था उस दिन, एक साड़ी बना करके कि तमिल में क्या कहते हैं, बंगाली में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, इन सब के वाक्यों की हमने एक और जो भी वो थे, उनके जो वर्ड थे, जो शब्द थे, वो बताए थे। तो क्या है कि हमको वाक्यों के जो सांचों की सूचियाँ बच्चों को बताएं, ताकि बालक दूसरी भाषा में वाक्य कैसे बनते हैं, मातृभाषा में वाक्य कैसे बनते हैं, हिंदी भाषा में वाक्य कैसे बनते हैं, वह सीख सकें और जल्दी सीख सकें। खा है दूसरा पॉइंट आपका खा कहता है कि भिन्न भाषा भाषी छात्रों के भाषाई मनोविज्ञान का अध्ययन करके मनोभाषा शास्त्र की सहायता से निर्मित ऐसी निर्देशिकाएं जिनसे भिन्न भाषा भाषी अध्यापक और स्वभाषी छात्रों को हिंदी सिखाते समय संभावित त्रुटियों से बचा सकें और उन्हें चिंतन की उपयुक्त दिशाएं दे सकें। अगर छात्र जो है भाषा को सीखने वाला, हिंदी को सीखने वाला, वह किसी दूसरी भाषा से है, तो हमको छात्र का जो मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि जो लेवल है उस पर ध्यान देना है और मनोविज्ञान को भांपते हुए, उसके मनोदशा को जानते हुए हमको वो मार्गदर्शन करना है, वो मार्ग प्रशस्त करना है कि जिससे भिन्न भाषा भाषी अध्यापक और जो बालक स्वयं हिंदी भाषा के छात्र हैं या हिंदी सीख रहे हैं, वह हिंदी को सीखते समय, बोलते समय, उसका प्रयोग करते समय किन किन दोषों से बच पाए। ऐसे दोषों से बचने के लिए उनको बार बार जागरूक करने की हमको आवश्यकता है और प्राध्यापक को उन्हें सही मार्गदर्शन देने की भी आवश्यकता है। पॉइंट नंबर आपका गा कहता है कि भिन्न भाषाओं का भाषात्मक अध्ययन करके निर्मित ऐसी निर्देशिकाएं जिनसे प्राध्यापक यह जान सके कि किस किस परिस्थिति में किस भाषा के कौन कौन से प्रसर्ग किस किस परिस्थिति में हिंदी भाषा के किस किस प्रसर्ग के समानार्थी होते हैं और किस किस परिस्थिति में किस किस रूप में विभिन्नार्थी भी समझे जाते हैं। मतलब क्या है कि जब हम बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन कर लें, भाषीय तत्वों को जान सकें, तब हम से मार्ग बनाएं, ऐसी निर्देशिकाएं बनाएं, ऐसा पथ बनाएं कि जिनसे प्राध्यापक और छात्र दोनों जान सकें कि कौन सी परिस्थिति में कौन से शब्द को, कौन से वाक्य को किस प्रकार कहना है और कौन सा जो शब्द है उसके पर्यायवाची कौन से हैं, समानार्थी कौन से हैं, भिन्नार्थी कौन से हैं, विपरीतार्थक कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं। तो यह बालक जब ही सीख पाएगा जब वह पूर्ण रूप से अभ्यास पर ध्यान देगा और प्राध्यापक बालक के सीखने का जो मनोविज्ञान है उस पर ध्यान देगा कि हमको बालक का मनोविश्लेषण भी करना है ताकि बालक को सही प्रकार से जानकारी हो सके। पॉइंट नंबर 10 पर कहता है कि दोष संशोधनात्मक कार्याभ्यास के लिए उपयोगी अभ्यास पुस्तिकाएं। मतलब बालकों के दोष कैसे दूर होंगे, तो ये दूर करने के लिए हमको जो भी महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं हैं वह बालकों को प्रदान करनी चाहिए और उन बालकों से यह कहना चाहिए कि भाई आप लोग यही पुस्तकों को पढ़ो और इन्हीं पुस्तकों की सहायता से वाक्यों को सीखो, भाषा को सीखो। पॉइंट नंबर डा जो है वह कहता है कि भिन्न भाषाओं के संदर्भ में ऐसी भाषा, ऐसी वाक्यावलियाँ जिनके अनुवाद से छात्रों को अभीष्ट भाषा में प्रसर्गों के प्रयोग का सही अभ्यास मिल सके। मतलब वाक्यानुवाद जो है, वाक्यावली जो है और अनुवाद प्रक्रिया जो है वह हमको यूं अभ्यास के द्वारा बालकों को बतानी है कि जिससे वह हिंदी भाषा या किसी दूसरी भाषा के प्रसर्गों का जब वह प्रयोग करें तो उनको उसका सही प्रयोग पता हो। 4
नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वह कहता है कि ऐसी प्रयोग सूचियां जिनमें एक सी परिस्थितियों में परसर्ग और परसर्गेतर शब्दों के प्रयोग दिखाकर दोनों के भेदों को बताया। मतलब हम क्या करें, परसर्ग दिखाएं पहले तो, और परसर्ग के बाद में परसर्गों के बाद जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, क्या उनमें भेद है, क्या उनमें अंतर है, यह हमें बालकों को प्रयोग और प्रशिक्षण के द्वारा हमें बताना चाहिए, ताकि बालकों को इसका ज्ञान हो सके। और पॉइंट नंबर 6 है आपका कि वैसे वाक्यों की सूचियां जो कि पूरे नहीं हैं, और जहां जहां पर एक स्थानों में भिन्न भिन्न परिसर्ग को ध्यान में धरकर और विभिन्न वाक्यार्थ, मतलब कभी कभी वाक्यों का हम मतलब कुछ और होता है और हम उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, तो यह भी दोष ना आए, ऐसे दोष भी सामने प्रस्तुत ना हो, तो हमको अपूर्ण वाक्यों की सूचियां और बालकों को अभ्यास के द्वारा बतानी चाहिए, और ताकि वह जल्द से जल्द सीख सकें और हिंदी भाषा के ज्ञान के प्रति वह पूर्ण रूप से प्रभावशाली छात्र बन सकें। तो यह कुछ आपके कुछ वो थे पॉइंट आपके अध्यापक बनने के लिए, जहां पर मातृभाषा हिंदी का ज्ञान देने के लिए दूसरी जो हैं भाषाएं मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पर हमें यही कार्य करना है। और ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये जो मार्ग निर्देशन में जो भी कायदे कानून जो हम आपको सिखाए, उन पर आपको ध्यान देना है और एक ही ध्येय वाक्य पर काम करना है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अगर प्रैक्टिस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आज आपका जो था टॉपिक हिंदी भाषी निर्देशों के लिए, अध्यापकों के लिए जो विचार दिए गए थे, वो मैं आपको आज बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके राज्य भाषा का जो प्रचार प्रसार है वह मैं बताऊंगा। तो आज आप लोग केवल ये पढ़ें, और आपके 4th सेम वालों को ये मैं बता दूं कि आपके सितंबर में हो सकता है कि आपकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो, तो आप लोग अपनी परीक्षा पर भी ध्यान दें और अपना जो घर है घर पे सेफ रहें। बाकी सब बातें मैं बताता रहूँगा। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आज DLED 4th सेम के बच्चों की नई ज्ञान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। बाय बच्चों।